कभी सोचा है कि कैसे छोटी छोटी बिखरी हुई चिंगारियां मिलकर एक बहुत बड़ी आग बन जाती है? भारत की आजादी की कहानी भी ना कुछ ऐसी ही है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अलग अलग कोनों में उठ रहे छोटे छोटे विरोधों ने मिलकर एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया जिसने पूरे देश का हमारा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उस दौर की है जब आंदोलन अपने पूरे उफान पर था, एक तूफान की तरह। लेकिन हर तूफान की शुरुआत तो शांत हवाओं से ही होती है ना? तो सवाल यही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी पहली आवाजें थीं जो एक साथ आईं और आजादी का नारा बन गई? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1870 और 80 के दशक में उस दौर में एक नई सोच पनप रही थी, एक ऐसी सोच जो भारत की तकदीर लिखने वाली थी। धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से एक एहसास जाग रहा था। पढ़े लिखे भारतीयों को अब ये साफ साफ दिखने लगा था कि अरे, भारत के जो संसाधन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो किसी बाहरी ताकत के लिए नहीं है। एक सवाल सबके मन में गूंजने लगा था, अगर ये देश हमारा है तो इस पर हमारा हक क्यों नहीं है? और इसी सोच से एक शब्द सामने आया, संप्रभुता। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं था, ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब सीधा सा था, हमारे फैसले हमारे होंगे, किसी बाहरी दखल के बिना अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी। और यही सोच राष्ट्रवाद की, कह सकते हैं कि, बुनियाद बनी। और जैसे जैसे ये सोच बढ़ रही थी, अंग्रेजों का दमन और भी बढ़ता जा रहा था। सोचिए, 1878 में आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों से हथियार रखने का हक ही छीन लिया। उसी साल वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया ताकि सरकार की आलोचना करने वाली हर आवाज को दबाया जा सके। और फिर 1883 में इल्बर्ट बिल पर जो हुआ, उसने तो शीशे की तरह साफ कर दिया कि अंग्रेजों के नज़र में भारतीय और यूरोपियन बराबर हैं ही नहीं। हर नया कानून लोगों के गुस्से की आग में घी का काम कर रहा था। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो बिखरा हुआ था। उसे एक शक्ल, एक आवाज देने के लिए एक मंच की जरूरत थी, एक ऐसे संगठन की जो पूरे देश की तरफ से बात कर सके। और वो मंच बना 1885 में, जब बॉम्बे में देश के अलग अलग कोनों से सिर्फ 72 लोग इकट्ठा हुए। हाँ, सिर्फ 72। संख्या में भले ही कम थे, पर उनके इरादे बहुत बुलंद थे। और यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई। कांग्रेस की शुरुआती कमान थी दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं के हाथ में, जिन्हें नरम दल या मध्यमार्गी कहा जाता था। उनका तरीका टकराव का नहीं था, बल्कि बातचीत का था। उनका मानना था कि अगर अपनी बात सही तरीके से याचिकाओं और लेखों के जरिए ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई जाए तो वो सुधार के लिए जरूर मानेंगे। और उनकी मांगें भी बहुत व्यावहारिक थीं। वो सरकार में ज्यादा भारतीयों को देखना चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा सिर्फ लंदन में नहीं, भारत में भी हो, ताकि भारतीयों को भी बराबर का मौका मिले। और आर्म्स एक्ट जैसे जो भेदभाव वाले कानून थे, उन्हें हटाने की अपील कर रहे थे। मतलब लक्ष्य था सिस्टम के अंदर रहकर ही भारतीयों के लिए जगह बनाना। लेकिन यह सब्र कब तक चलता? कांग्रेस के अंदर ही एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसे याचिकाओं पर नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने पर यकीन था। और यहीं से आंदोलन एक दौराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ थे नरम दल जो हाथ जोड़कर सुधार मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ थे गरम दल जो मुट्ठी बांधकर स्वराज यानी अपना राज चाहते थे। एक को ब्रिटिश न्याय पर भरोसा था, तो दूसरे को अपनी ताकत। इस नई जोशीली सोच की मशाल थी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के हाथों में। उन्होंने नरम दल की निवेदन की राजनीति का मजाक उड़ाते हुए उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति तक कह दिया। मतलब वो भीख नहीं मांग रहे थे, उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। और इसी पूरी भावना को तिलक ने एक नारे में समेट दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव का ऐलान था कि अधिकार कोई तोहफा नहीं है, ये एक हक है जिसे हर हाल में हासिल करना है। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस सुलगती हुई चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया बंगाल को बांटने का। कहने को तो वजह बताई गई प्रशासनिक सुविधा कि इतना बड़ा प्रांत है, संभल नहीं रहा। लेकिन असली मकसद था बांटो और राज करो।
वो बंगाल की राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते थे ताकि आंदोलन की कमर ही टूट जाए। लेकिन उनका ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बंगाल से लेकर पूरे देश में विरोध की एक ऐसी लहर उठी जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सड़कें जुलूसों से भर गईं, जनसभाओं में हुजूम उमड़ पड़े और इसी आग से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी की रणनीति बहुत सीधी और असरदार थी। पहला कदम, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो, उनकी आर्थिक कमर तोड़ो। दूसरा कदम, आत्मनिर्भर बनो, अपने उद्योग, अपने स्कूल कॉलेज खोलो। और तीसरा, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व करो। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई थी, ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई बन चुकी थी। इसी उथल-पुथल के बीच 1906 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। उन्होंने अंग्रेजों से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। इसका मतलब था कि मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान नेताओं को ही वोट देंगे। और 1909 में सरकार ने ये मांग मान भी ली और शायद अनजाने में ही सही, भारत के भविष्य के विभाजन की नींव यहीं रख दी गई। स्वदेशी आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दी थी कि आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रह सकती। इसने आम जनता को इस संघर्ष का हिस्सा बना दिया था और अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। अब देखिए, लड़ाई तो यूरोप में हो रही थी, लेकिन उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही थी। अंग्रेजों का रक्षा खर्च आसमान छूने लगा और इस सारे बोझ को आम भारतीयों पर डाल दिया गया, बढ़े हुए टैक्स और बेतहाशा बढ़ती महंगाई के रूप में। लोग परेशान थे और उनका गुस्सा सीधा सरकार के खिलाफ बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल एक मौका भी लाती है। इस मुश्किल दौर ने भारतीय नेताओं को एक होने का मौका दिया। सालों की फूट के बाद 1915 में कांग्रेस के गरम और नरम दल दोनों फिर से एक हो गए और 1916 में तो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर दस्तखत किए ताकि मिलकर सरकार से अधिकारों की मांग की जा सके। और इसी बदलते माहौल में भारत वापसी हुई एक ऐसे शख्स की जो आने वाले समय में इस आंदोलन का चेहरा बनने वाला था, महात्मा गांधी। 1915 में जब वो लौटे तो वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो अपने साथ दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार को अहिंसा से झुकाने का एक सफल अनुभव लेकर आए थे। वो जानते थे कि आम लोगों को एक साथ कैसे लाया जाता है। तो अब तक आंदोलन की जड़ें लग चुकी थीं, उसका तना भी मजबूत हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये पेड़ इतना विशाल हो पाएगा कि उसकी छांव में करोड़ों भारतीय एकजुट होकर आज़ादी का फल चख सकें? स्टेज तैयार हो चुका था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी था।